अपने मुल्क को अगर बचाना है, पहले हमें अपने अखलाकी स्टैंडर्ड्स ठीक करने पड़ेंगे। आपके गुंडों ने एक निहत्ती खातून पर हमला किया, मुस्लिम लीग नून इसको भूलेगी नहीं। शीशे के घर में बैठकर दूसरों की तरफ पत्थर मत फेंका करो, वरना उसका जवाब जो मिलेगा खाना खराबी के अलावा तुम्हें कुछ हाथ नहीं आएगा। मेरा नाम शाहिद खान बसी है, मैं इन बातों का रहने वाला हूँ। हम गैरतमंद लोग हैं, हम इमरान खान न्यासी नहीं है जो इन डाकुओं के पीछे छुपेंगे। इमरान खान का वही मेंटालिटी है जो इन थग्स के थे आज पार्लियामेंट के लॉजेस। 178 members recorded their votes in favor of resolution. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of confidence. दो मेजर पार्टीज का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी एक वादा था। मेरी तो उम्मीद थी कि ये अमेंडमेंट इस पार्लियामेंट से पास होती। आप सबको बड़े दिल से तकलीफ थी हफीज शेख के इलेक्शन में जब हारे हैं। मैं आप सबका आज शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। वजीर आजम इमरान खान ने 178 वोट लिए और आज फिर जीत गए, लेकिन वो जीते किससे? वो तो अकेले ही लड़ रहे थे। वो अपने आप से जीते या उन 15-16 MNA से जीते जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर सेनेट इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद की सीट पर सैयद यूसुफ गिलानी साहब को वोट दिया था। वजीर आजम इमरान खान ने आज 178 वोट लेने के बाद कौमी असेंबली में फिर खिताब किया और एक बार फिर अखलाकियात का दर्स दिया, लेकिन उन्हीं के कारिंदे, उन्हीं के कारकुन कौमी असेंबली हॉल के बाहर बदतमीजी कर रहे थे, बद अखलाकी का मुजाहरा कर रहे थे। उन्होंने एहसन इकबाल पर जूता उछाला और सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को थप्पड़ भी मारे। खातून रुकने कौमी असेंबली नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब के साथ जो कुछ किया गया आज, उस पर तो नौजवान सियासी रहनुमा फवाद चौधरी को शर्मिंदा होना चाहिए। सीनियर सियासतदान वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को दुख होना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान ने अपने खिताब में आज फिर जनरल मुशर्रफ पर जिम्मेदारी डाली। जनरल मुशर्रफ के बारे में उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने इनको NRO दिया था, जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी उन्होंने नाम लिए, मियां नवाज शरीफ उन्होंने नाम लिए, सैयद यूसुफ गिलानी ने बहुत करप्शन की। ये NRO की वो बार बार जिक्र करते हैं। जब NRO के हवाले से मीटिंग्स मुत्तहिदा अरब अमारात में 2007 में होती थी तो वहां पर साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब मौजूद होते थे। आज हमारे रूबरू भी साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये आज मरियम औरंगजेब साहिबा को ठुड्डे मारे गए, वहां पर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को थप्पड़ मारे गए, वहां पर एहसन इकबाल साहब के ऊपर जूता उछाला गया। आप एक सीनियर सियासतदान हैं, ये क्या दिखता रहा आज? सबसे पहली बात यह है सर कि एथिक्स, पॉलिटिकल एथिक्स, मॉरल एथिक्स, इनको जब तक आप सामने नहीं रखेंगे चीजें नहीं चलती। सबसे पहले तो मैं जो कुछ भी हुआ पार्लियामेंट हाउस के सामने मैं उसको कंडेम करता हूं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर यही हालात वाक़यात रहे तो कहीं ये ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ भी चढ़ाई ना हो। तो लिहाजा मैं पुलिस को वार्न करूंगा कि आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन को फुल सिक्योरिटी दे और जो हालात वाक़यात आगे बढ़ रहे हैं उसको सामने रखते हुए मैं ये समझता हूं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपने एक बड़ी सी बात की, इखलाकियात। अब अगर आप ज़हनी तौर पे ये कह दें कि ये NRO है और जब NRO की हकीकत लीगल, मैं उस पे आता हूं, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं क्योंकि आपने बात की है और आपने मुझे उसमें थोड़ा सा रखा है। मैं आता हूं, मेरे पास पूरा उसका है, लेकिन आज जो कुछ हुआ, देखें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मर्द हैं, नौजवान हैं, एहसन इकबाल साहब मर्द हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मरियम औरंगजेब के साथ किया गया, क्या उसके जिम्मेदार वजीर आजम इमरान खान है या डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान है? उनसे पूछना चाहिए या फिर इस बारे में सोचना चाहिए जो PTI में सीरियस लोग बैठे हैं, असद उमर साहब बैठे हैं, परवेज खटक साहब बैठे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हैं, इन जैसे असद कैसर स्पीकर कौमी असेंबली हैं, उनको सोचना चाहिए। देखें, इसके साथ साथ एक और सोच भी है जिनको सोचना चाहिए, वो लॉ एनफोर्सर्स हैं। अगर ये ऐसा हो रहा था और हमारी एक बच्ची की या मेरी बहन के ऊपर जिस अंदाज से एक धावा बोला गया, उसके लिए पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए थी। पुलिस
is supposed to be independent. اور اگر ایسی چیزیں ہوئیں, کسی کو جوتا پڑا, کسی پہ دعویٰ بولا گیا, کسی کے ساتھ گالم گلوچ کی گئی, کسی کے گلے کو پکڑا گیا, تو یہ چیزیں نہیں ٹھیک رہتی. آپ کہتے ہیں یہ پولیس نے آج اپنا فرض ادا نہیں کیا. میرے خیال سے کوتاہی ان سے ہوئی ہے, اور جب اتنے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے اور ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ پولیس تو کسی آرڈر پہ چلتی ہے نا, کسی نے انہیں کہا کہ آپ ادھر ڈپلوائڈ ہیں, کل آپ نے خیال کرنا ہے, پھر ذمہ داری تو پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید, وزیر داخلہ شیخ رشید ذمہ دار نہیں ہے. جب پولیس پوسٹڈ ہے ٹو مینٹین پیس اینڈ آرڈر, اور جب پیس اینڈ آرڈر اس نے کرنا ہے, اور اگر ایسا کوئی بھی ایسی بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا علاج سیدھا وین ہوتی ہے اور جیل ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر جیل میں نہیں ڈالا گیا, وین میں نہیں ڈالا گیا, then it is the responsibility of at a political level, at the ministerial level, to ask the explanation of the person concerned کہ بھئی یہ ہوا, تم نے اس پہ کیا ایکشن لیا. تو ابھی تک تو کوئی ایکسپلینیشن اگر نہیں ہوا تو I would like to stress on the government کہ for your own reputation, اور جو حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہو رہے ہیں, جو آگے بننے والے ہیں, for God's sake یہ ایسی مثالیں, ایسی ریتیں نہ پیدا کرے. ہم نے ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے کے دوران دیکھا تھا اسے 1-2 دن پہلے کس طرح پولیس پکڑ کے لوگوں کو وین میں ڈال رہی تھی, جن وینز کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے کہ جینوئن لوگ جو جیسے آج ہوا ہے, اگر 2-4 بندے پکڑے جاتے تو کوئی بھی ان پہ گلہ نہیں کرتا. لیکن اگر آپ کسی چیز کو روک رہے ہیں, کسی ایسی موو کو جو پولیٹیکل ہے, تو 2 ڈیفرنٹ سینیریو بنے گا نا سر. یہاں تو پولیٹیکل موو کو نہیں آپ روک رہے نا, وہ تو آئے ہیں, ان کا حق ہے, وہ بول سکتے ہیں کسی جگہ کھڑے ہو کے, وہ سڑک پہ بول سکتے ہیں کسی. تو اس رائٹ آف اسپیکنگ, رائٹ آف اسپیچ, ایکسپریشن آف جو بھی ان کے ذہن میں تھا, اس کو ایکچولی ہالٹ کرنے کے لیے کیا گیا. یہاں ذمہ داری وزیر داخلہ کی ہوتی ہے اسلام آباد میں, تو شیخ رشید احمد صاحب کو کیا کرنا چاہیے, آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں, کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ میں کہوں گا کہ یہ ذمہ داری جو اسلام آباد ایڈمنسٹریشن ہے ان کی ہے, رائٹ فرام چیف کمشنر آنورڈ ٹو دی جو بھی کو پولیس کا ڈسٹرکٹ آفیسر ہے, یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے. دے شوڈ ہیو ٹیکن ایکشن بائی ناؤ. اگر ابھی نہیں ہوا, آئی ووڈ لائک ٹو اسٹریس اپون اینڈ کال اپون دی انٹیریئر منسٹر اینڈ دا پرائم منسٹر کہ دے شوڈ امیڈیٹلی اپوائنٹ اے کمیٹی ٹو انویسٹیگیٹ کہ ان کے ساتھ سارا دن ان لوگوں کے چہرے ٹی وی کیمرے دکھاتے رہے, سارا دن فوٹیج چلتی رہی. اب شناخت کرنا کوئی مسئلہ رہ گیا, یہ لوگ کون تھے, کہاں سے آئے تھے, کون لایا تھا, یہ اس وقت تک تو ڈٹرمن ہو جانا. آپ کو بتایا کہ ایک اٹیکس ہوا تھا کورٹ پہ, آئیڈینٹیفائی لوگ ہوئے, ان کو سزا بھی ہوئی, اور آپ کا پتا لوگ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے. تو آئی فلی اگری ود یو سر کہ دس از ماڈرن ٹائمس, جس میں ٹیکنالوجی آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دے. تو کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ دس از واٹ اے کوسچن وچ آئی ایم پوزنگ لائک یو ٹو دی گورنمنٹ. اگر نہیں ہوا تب کر لو, تاکہ کل کو آپ کو میرسمنٹ نہ ہو. اخلاقیات کا جس طرح جنازہ آج نکالا گیا, یہ کون سا کلچر اس ملک میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حساب کتاب چلتا رہا, ہمارے سے ٹالرنس ختم ہو گئی, ہم نے اپنی ڈیوٹیز کو فرائض سمجھتے ہوئے اس کو انجام نہ دیا, خواہ وہ پولیٹیشین ہے, وہ بیوروکریٹ ہے, یا جو کچھ آج ہوا یا 2-4 دن سے جو ہو رہا ہے. تو پراچا صاحب, آپ کو یاد ہوگا اسی مہینے کی میں نے پریڈکشن کی تھی کہ گہرے بادل آئیں گے, سچویشن خراب ہوگی اور اسلام آباد پیسفل نہیں رہے گا, اسلام آباد میں ایشوز ہوں گے. ہو گئے. ابھی میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں, اگر خدا نخواستہ یہی جو اس وقت پیش چل رہی ہے یہ چلتی رہی تو یہ سسٹم نقصان پہنچے گا, سسٹم کو نقصان پہنچے گا. کیا نقصان پہنچے گا؟ کیا پھر گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے اس کے لیے؟ نہیں, گراؤنڈ تو آٹومیٹیکلی بن جاتی ہے. جب ہم لوگ بے وقوفی کریں گے تو جو باہر بیٹھیں گے وہ تو دیکھیں گے نا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. آج جو ہوا, میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ پہ ایک لا بنائیں, کیوں نہیں بنایا؟ واٹس دی پرابلم؟ اور آج بہت چیخو چکار ہو رہی ہے کہ جی وہ بندے چلے گئے. میں ایک ہی سوال کرتا ہوں, دے آر نیور ٹو لاز ان دی کنٹری, ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہے کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا, مانتا ہوں میں کم تھے, جب 65 کھڑے ہوئے, زیادہ ہو گئے, زیادہ ہو گئے, میں کہہ رہا ہوں زیادہ ہو گئے. اس وقت جب ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے
मिनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया है, तो उस तरह आवाज आती थी जमीर की आवाज। आज वही चीज टिट फॉर टैट पीटीआई के साथ हुई है और आज वो कह रहे हैं ये जमीर की आवाज। मैं ये जानना चाहता हूं अपने इंटेलेक्चुअल दोस्तों से, आपसे, कि जमीर की डेफिनेशन क्या है? क्या ये जमीर चेंजेबल है? क्या ये एडजस्टेबल है? नहीं, उन्हीं 14-15 को जिन्होंने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया अपनी पार्टी से हट के, आज तो उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट दे दिया, आज तो बड़े खुश थे। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन आपने एक बात की एजेंसीज के हवाले से। आज वजीर आज़म इमरान खान ने भी अपने खिताब में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब एजेंसी से रिपोर्ट ही ले लेते तो इन्हें पता चल जाता। मरियम औरंगजेब ने कहा कि एजेंसीज ने कल रात को लोगों को रोका, उनको फोन किए, उनके फोन बंद थे, उनसे बातें की। ये एजेंसीज कहां से इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्यों ड्रैग किया जाता है? ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्योंकि मलिक साहब तो खुद एक लीडिंग इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब। वजीर आजम ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एजेंसीज को बुलाकर ब्रीफिंग ले लें तो उन्हें पता चल जाएगा कि किसने किसको वोट दिया, पार्टी लाइन को क्यों डिच किया। मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि कल रात एजेंसीज बहुत एक्टिव थीं। ये क्यों एजेंसीज ड्रैग होती हैं? एक चीज अर्ज करूंगा, पहले अभी मैंने बात खत्म नहीं की थी तो आपकी ब्रेक आ गई, ज़ाहिर है मजबूरी थी आपकी, तो मेरी भी मजबूरी है कि मैं आपको उस सवाल के जवाब को फाइनल तक ले जाऊं। तो जब ज़मीर की हम बात करते हैं तो ज़मीर क्या हमारा इतना ही फ्लेक्सिबल है? हमने क्यों कानून अभी तक नहीं बनाया? कानून बनाने वाले पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो जब हम कानून नहीं बनाएंगे और फिर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वहां पे कोई किसी किस्म का पॉलिटिकल धमाका ना हो। अब आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की है, हर एक इदारे का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। ठीक है, आप जो आपका इलेक्शन कमीशन, ख्वाह वो पाकिस्तान का है, वो इंडिया का है, वो किसी भी जगह पे हो, जिस वक्त इलेक्शन होता है या इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, एक पीरियड के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स चली जाती हैं उस आइन का आर्टिकल 220 जो है वो एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को और बाइंड करता है प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट को। कहां से रिफ्ट शुरू होती है? अगर आपको याद होगा तो आपने मुझे सवाल किया था कि अब सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जी, तब मैंने कहा था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ब्लंडर की है, पॉलिटिकल ब्लंडर भी किया है, लीगल ब्लंडर भी किया है। आई एम यूजिंग दिस वर्ड। क्यों? देखिए सर, कॉन्स्टिट्यूशन की एक शिक है, उस शिक को आप इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते, जो वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना उस रेफरेंस में। सुने ना सर, सुने ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया कि जो सीक्रेसी है दैट्स नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम। तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 1500 अगर बार कोड लग जाती तो इलेक्शन कमीशन को कितना ज्यादा टाइम लगता। अगर आप इजाजत दे तो थोड़ा मैं टेक्नोलॉजी की भी बात कर देता हूं और जो ऑर्डर है उनकी भी बात कर लेते हैं। यू आर टॉकिंग at the given time, as and when this election was held, उस वक्त पराचा साहब एक शिक थी जिसमें ये बिल्कुल सीक्रेट बैलेट था। दायमी चीज की आप बात कर रहे हैं, परमानेंट ना हो, वो भी अगर आपने करना है तो यू विल हैव टू मेक चेंजेस इन द लॉ। हुकूमत कहती है ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, अब नए लॉ की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे से कोई चैलेंज कर ले, कोई भी लीगल जो है विजनरी, मैं उससे बात कर लेता हूं। सर ऐसी बात नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई एडिशन नहीं कर सकता कि शिक से ये शिक बना लो। और बड़ा ठीक ठाक उन्होंने फैसला दिया कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दे इलेक्शन। अच्छा, ये जब जाते हैं इलेक्शन चीफ कमिश्नर के पास, अगर मैं भी चीफ कमिश्नर होता, आप भी होते, तो आप क्या उस पर डिसीजन देते? यही ना देते कि भाई आई हैव टू फॉलो within the parameters, I have to remain within the parameters। अपनी प्रेस रिलीज में कहा भी सही कि कानून आपने बनाना है, हमने तो उस पर अमल दरामद। मैं दोनों तरफ जा रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लेवल बात नहीं करनी चाहिए थी। और मैं ये भी कहूंगा
कि इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपनी स्टेटमेंट नहीं देनी। वो सीट हार गए इस्लामाबाद वाली, उनके फाइनेंस मिनिस्टर हार गए, प्राइम मिनिस्टर उस अपने दुख का इजहार ही ना करें, अपनी नाराजगी का इजहार ही ना आप करें, अगर हार उनके जाएं, अपने बंदे टूट गए। दुख का ये तो नहीं मतलब यू विल टॉक अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान व्हिच हैज बीन मेड एंड वी आर रनिंग इट फॉर द मलिक साहब गुजारिश ये है, प्राइम मिनिस्टर 2 महीने से कह रहे थे कि ये हॉर्स ट्रेडिंग होगी, आज भी वो कह रहे थे कि करोड़ों की बोलियां लगी हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि ये मेयर्स लिए जाएं, जिस पार्टी का वोट है उसी को मिले। राजा साहब जज्बाती ना हो, मेरी एक बात सुन लें कि जज्बात पे दोनों तरफ होते हैं। ये उस वक्त जज्बाती क्यों नहीं हुए जब इलेक्शन, जो चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था सेनेट का, हर चीज जो जज्बात सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती। हम बात कर रहे थे हॉर्स ट्रेडिंग की और आप थोड़े जज्बाती हो गए, तो मैं भी नहीं, मुल्क में है ना जज्बाती, तो होना पड़ता है ना, थोड़ा जज्बाती हो गया, लेकिन जज्बात बेशक आपका केस हो कि 65 से 50 वोट देते हैं या इनके 15-16 चले जाएं, है तो हॉर्स ट्रेडिंग ना, इट्स अगली फेस, अगली थिंग ऑन आवर पॉलिटिकल फेस, अगली फेस ऑफ एनीबॉडी बट अगली फेस ऑफ पाकिस्तान। अगर ये इन्वेस्टिगेशन शुरू में हो जाती उस वक्त, आपके जब बिके थे लोग, जब अपने, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिके थे, आई नॉट से, मैं तो जिन्होंने वो जमीर की बात कर रहे थे, आज वो जमीर की बात कर रहे हैं। मैं तो की बात पूछता कि व्हाट इज जमीर, इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर आप देखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जमीर क्या है, कॉन्शियस क्या है, और अगर हमने पाकिस्तान में जमीर की डेफिनेशन को नई इन्वेंशन बना के आगे लाना है तो फिर लाएं। मैं ये कर्ज कर दूं, अगर ये चीज जारी रही, यानी हॉर्स ट्रेडिंग, दिस इज अ वार्निंग फॉर एवरीबॉडी इंक्लूडिंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कि एक वक्त आएगा ना आप संभाल सकेंगे, ना अपोजिशन संभाल सकेगी, ना पाकिस्तान का और बंदा कोई संभाल सकेगा, पाकिस्तान का सिस्टम जाएगा, पाकिस्तान का सिस्टम। मैंने बुनियादी सवाल किया था कि एजेंसीज को आज प्राइम मिनिस्टर ने भी ड्रैग किया, मरियम नवाज साहिबा ने भी ड्रैग किया, आपकी लीडरशिप कहती रही है कि अब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। ये न्यूट्रलिटी की स्टेज कैसे आई? क्योंकि सुनने मलक साहब बयान बिल्कुल आया कि पार्लियामेंट जो है वो इसको सॉवरन होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, और आपको पता है कि हमारे गलानी साहब ने भी कहा कि न्यूट्रल है। जी, मैं आपकी लीडरशिप, इसका जवाब तो वही कह सकते हैं ना, उन्होंने फील किया होगा, इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। मेरा अपना ख्याल है कि आपकी बड़ी इनसाइट है, आपकी डीप हमारा है, आपकी डीप मैं कह रहा हूं राजा साहब, इश्यू एक हमारा है कि जब हमें कोई चीज समझ नहीं आती है, आज चीज थोड़ी खराब होती है तो हम एस्टैब्लिशमेंट में डाल देते हैं। सॉरी टू से, आप मुझे बताएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ही इज बेसिकली द इंचार्ज ऑफ द होल सिस्टम। अगर मैं उनकी जगह होता, मैं बिल्कुल अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजता, दूसरों को भेजता और कहता भी देखो जो कुछ हुआ है इसको एक प्रॉपर तरीके से इसकी रिपोर्ट मांगते हैं। हु कैन स्टॉप टू हैव अ रिपोर्ट ऑन द होल इशू? मलक साहब, अंदर वाकया हो गया, जरूर वजीर आजम को रिपोर्ट गई होगी, लेकिन फिर उन्होंने खड़े होकर जैसे तकरीर की ऐवान में, तो मुझे तो यही लगता है कि अगले 2.5 साल भी इसी तरह लड़ाई मार कुटाई होगी। कोई स्पीच राइटर है ना हमारे दोस्त इमरान खान साहब का, उनको थोड़ा रिविजिट करना चाहिए। क्यों? नंबर 1, देयर आर नेवर टू डबल स्टैंडर्ड्स। हम एनआरओ की बात करते हैं ना, और ये कहना कि आसिफ जरदारी ने एनआरओ लिया था, मैं लिख के दे देता हूं, रिजाइन कर दूंगा अगर ये साबित हो जाए कि एनआरओ वाज टेकन बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं पहले भी कह चुका हूं रिकॉर्ड। जो हमारी मीटिंग, जो आपने प्रीएम्बल में कहा, जिसमें मैं मीटिंग को लीड कर रहा था बीबी की तरफ से, बीबी भी उसके बाद भी मैंने चीजों को लीड किया। सर, दैट वाज एक्चुअली द होल एक्सरसाइज वाज ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी। मलिक साहब, बात ये आज जो वजीर आजम इमरान खान ने तकरीर की, मैं नाजरीन ये सवाल छोड़ता हूं मलिक साहब पे। आज वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी को दुनिया भर में हर कोई जानता है मिस्टर 10% है। फिर उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ एक डाकू है जो लंदन भाग गया है। उन्होंने कहा सैयद यूसुफ अल्लाह गिलानी मुल्क का करप्ट तरीन आदमी है।
لیکن ریزن عمران خان نے یہ دی, انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف پر انہوں نے دباؤ ڈال کے NRO لیا تھا اور اس NRO نے ملک کو تباہ کیا. یہ میں سوال چھوڑتا ہوں. یہ میں سوال چھوڑنے نہیں دوں گا. میں سوال چھوڑتا ہوں ملک صاحب, میں بریک لینا ہے, وہ بریک کے بعد ناظرین اس کا جواب دیتے ہیں. Stay with us انشاءاللہ. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے NRO کے حوالے سے. آج وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں اپنے خطاب میں پھر ایک بار جنرل پرویز مشرف پر الزام لگایا کہ انہوں نے یہ NRO دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ملک میں کرپشن بڑھی. جی ملک صاحب, آپ تو NRO کے سگنیٹری بھی تھے, نیگوشیٹر بھی تھے. I beg to defend, I beg to react. We were never secretary of any NRO. اور اس کا میں پہلے ہاؤس میں کہہ چکا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی NRO میں نے سائن کیا ہو, جو محترم نے سائن کیا ہو, یا ہمارے کسی لیڈر نے سائن کیا. میٹنگ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو متحدہ عرب امارات میں میٹنگ ہوئی آپ موجود تھے نا ان میٹنگ میں. کلیئرٹی یہی ہے کہ آپ میٹنگ میں موجود تھے. کلیئرٹی یہی, اسی لیے تو میں اس کی لیونگ ایک وٹنس ہوں. جی جی جی. جب ہماری بات چیت لندن میں ہوئی, 2 جنرل صاحب آئے, اس میں NRO کی کوئی بات نہیں تھی, الیکشن کی بات ہوئی. بی بی نے کہا میں نے الیکشن میں واپس جانا ہے. جنرل مشرف زندان سے پوچھ لیجیے کہ ان کا خیال تھا کہ بی بی کو الیکشن میں واپس نہیں جانا چاہیے اس وقت. وہاں پہ جنرل کیانی صاحب نہیں تھے, ٹھیک ہے, جنرل صباح تھے یا جنرل اشفاق تھے یا جنرل شفاق تھے. اس کے بعد جو بات کی محترمہ کی اور جنرل مشرف کی یہ تھی کہ بی بی یو کم آفٹر دی الیکشن اینڈ وی ول سیلیبریٹ نیو ایئر ٹوگیدر. بی بی نے کہا جنرل یو آر نو بڈی ٹو ڈیسائیڈ مائی ریٹرن. اکتوبر کی بجائے آپ آئیں جنوری میں. یار ابھی میں نے بات نہیں ختم کی نا مجھے, کیونکہ میں راوی اس کا مجھے کہہ دینا, اگر آپ میرے منہ میں ڈالیں گے تو وہ پھر آپ کا بیان ہو جائے گا, میرا نہیں ہوگا نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا نو جنرل یو آر نو بڈی ٹو ڈیسائیڈ مائی ریٹرن. جو میں ورڈ کہہ رہا ہوں یو چیک اٹ ود جنرل مشرف, ہی ٹیل یو. اب بات آ گئی اس NRO کی. ایک لیٹر فیکس ہوتا ہے جنرل حامد کرتے ہیں, وہ بھی جنرل مشرف سے پوچھ لیجئے گا. تو بی بی تھی, تو بی بی سے ڈسکشن ہوئی. بی بی نے کہا ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں, ہم تو کیس ختم نہیں کرانا چاہتے. انہوں نے کہا ڈیسائیڈڈ رائٹ نو. میں نے جنرل حامد کو بھیجا کہ ہمیں کوئی کیس واپس نہیں کرنا ہے. تو جب ہم نے کیس ہی کوئی واپس نہیں کرا تو NRO کہاں سے آ گیا؟ ہاں, NRO کس کو ملا اس وقت؟ NPM کو ملا. NRO کس کو ملا؟ دوسری پارٹیوں کو ملا, کیونکہ ہم نکل گئے تھے. مجھے ان لوگوں نے کہا کہ ملک صاحب آپ نہ نکلیں, ہم کا فائدہ ہو جائے گا. اور اس وقت پلیز ایک بات سن لیں, جنرل مشرف کو ریکمینڈ کرنے والے کون تھے؟ شوکت عزیز. شوکت عزیز کا لا منسٹر کون تھا؟ حامد, جو ان کا لا منسٹر بنا بعد میں, نون کا بھی بنا, ان کے ساتھ بھی رہا. زاہد حامد کی بات. جی بالکل. تو اب جب یہ ان کے اپنے لوگ کر رہے تھے تو پھر یہ بلیم کرنا. اور میرا ایک ریکویسٹ ہوگی, اپیل ہوگی سب سے, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب سے, سیاستدان دوسرے سیاستدان کا نام ضرور عزت سے لے. آپ 10% کی بات کرتے ہیں, اگر میرے پہ بات آئی تو پتہ نہیں میں کیا کیا ثابت کر دوں گا. میں بہت کروں گا نا. آپ جیسے مجھے وہ تو پہلی بار حکمران بنے ہیں, عمران خان تو کبھی پہلے حکومت میں نہیں آئے, ان کے خلاف کیا رہتا ہے ثابت کرنے کے لیے؟ ہمارے ساتھ نہیں تھے. اگر اسی بات پہ جاتے ہیں, ان کی 90% کیبنٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی, تو کیا وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں, جو سپوکس پرسن ہے, میں تو آپ کو بتا وہ چیز نہیں کرنا چاہتا. ذرا تھوڑی سی لسٹ بنا لیں اور لسٹ کے بعد سکین کریں تو آپ کو سارا پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ یاد آ جائے گا, اور آپ کو یہ بھی پتا جائے گا یہ کون کون ہے. دیکھیں حکومت کیا ہوتی ہے, اٹس ناٹ اونلی دا پرائم منسٹر, اٹ دی ٹیم وچ از دیئر. تو میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں, اگر یہ چیز ہوتی تو آصف زرداری کنوکٹ ہوتے. ٹیل می اے سنگل کیس. جتنے مرضی کسی خلاف بنا رہے, گھوڑے مربع کھاتے ہیں, معافی مانگی نا. نہیں, آج تو عمران خان نے یہ بھی تقریر میں کہا نا کہ جی عدالتیں جو کچھ چاہتی ہیں حکومت سے, حکومت مدد کے لیے تیار ہے. ریفرنسنگ, انہوں نے کہا ریفرنسز پینڈنگ پڑے ہیں, کنوکشن. مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں, آپ مجھے دے دیں ان کے بہاف پہ. میں پھر یہ سوال کرتا ہوں, میرا ایک سوال کرتے ہیں, پھر ہم کہیں گے کہ جو چیئرمین ہے نیب کا, دیٹ از عمران خان, ناٹ پھر جسٹس جاوید تو نہ ہوئے نا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم
ये करा देंगे कोर्ट को, फलानी प्रोसिक्यूशन करा देंगे, फलानी हम केस बना के दे देंगे, या तो आप कह दें कि नैब इज टोटली इंडिपेंडेंट, या कह दें नैब इज डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। मुझे नहीं समझ आती कि जिसने तकरीर लिख के दी है उन्होंने कानून का नहीं बताया। लिखी हुई तो पढ़ते ही नहीं है, वो तकरीर लिखी हुई नहीं थी ना। हेड ऑफ स्टेट जब भी पढ़ता है या चीफ सेक्रेटरी जो गलतियां करते रहे, जापान और जर्मनी का बॉर्डर मिल गया, वो लिखी हुई तकरीर होती थी, वो तो जुबान की होती है, ऐसी चीजों में नहीं जाते। जो उन्होंने आज कहा है ये टोटली अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के मुताबिक ही नहीं है, और एक बंदा कन्विक्ट ही नहीं है। और आप नेचुरली मलक साहब देखें, वो एक प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उन्हें कहीं कोई लेकुना नजर आएगा, कोई खला नजर आएगा, उसको इतना तो हक है वो अपनी सजेशन दे सके। एक सेकंड, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जो एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो एक फादर लाइक फिगर होता है। उसको देखना होता है हर चीज को कूल ऑफ करके आगे चलना, हुकूमत चलानी है ना। मुझे तो ऐसे लगता है कि अपोजिशन में बैठे हो अभी, हर चीज वो करते हैं जैसे लड़ाई हो, हर वो चीज करते हैं जैसे झगड़ा हो। यार 5 साल हमने गुजारे, हाँ हमारी नाहिली थोड़ी हो सकती है, इनकॉम्पिटेंस पिछली गवर्नमेंट की हो सकती है, बट यू कैनॉट से द करप्ट वंस अनलेस यू हैव द कन्विक्शन ऑर्डर्स इन योर। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, अभी बड़ी दिलचस्प बात की कि इनके साथ भी आपके जो साथी थे वो बैठे हैं, 80% पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी ने इस दफा सेनेट में ओल्ड गार्ड को इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। आई थिंक दे डिड द राइट थिंग। व्हाई? आपकी एक हम आपका केस लड़ रहे हैं, आप कहते हैं राइट। मैं अपनी आप मेरा केस लड़े, मैं पार्टी का केस लड़ रहा हूं ना। I'm not fighting for myself. मैं तो मेरिट पे बात कर रहा हूं। मैंने आपको बतौर वजीर दाखिला देखा है, सेनेटर देखा है, इन्वेस्टिगेटर देखा है, ऑलमोस्ट मेरी जिंदगी आपके साथ एसोसिएशन रही है, मैं पब्लिकली कह रहा हूं। लेकिन आप जैसे बंदे को इग्नोर करना, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मुल्क की सलामती के लिए भी, मुल्क की सियासत के लिए भी, सिक्योरिटी के लिए भी, मैं तो बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ। राजा साहब, मैं आपकी हैरानगी दूर करता हूं। इस सिर्फ मेरे साथ नहीं, दुनिया के बड़े बड़े जो मशहूर लीडर्स हुए हैं, ये पार्टी का फैसला होता है कि उन्होंने क्या करना है। मैं आपको बताता हूं कि काफी देर से हमारी डिस्कशन अंदरूनी होती रही, जरदारी साहब से मेरी डिस्कशन होती रही। मुझे उन्होंने कहा बेटे ये वर्ड सुन के चेक कर लीजिएगा, आज से 6 महीने पहले, व्हाई नॉट टू ब्रिंग यू इन दी नेशनल असेंबली, व्हाई नॉट टू ब्रिंग यू इन ए सर्टेन टाइम एट ए नेशनल असेंबली। और मैंने कहा सर मैं जरा थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक टाइप बंदा हूं। उन्होंने कहा नहीं आप हैं। मैंने उन्हें कहा मैं भाई को करता हूं। उन्होंने कहा ना, भाई इज नॉट द फेस। तो मेरी उनके साथ डिस्कशन थी। जब ये हुआ तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो नए लोग हैं उनको मौका मिल जाए तो क्या ख्याल है। आप यकीन करें, मैंने कहा जी मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करता हूं, और जब लोग मुझे नहीं टिकट मिला, सबसे पहले मैंने आके उसको सिद्ध के दिल से उसको एक्सेप्ट भी किया और मुबारकबाद। चले ये तो खैर देखें बात ये है, आप ये एक चीज देखें, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, जरूरी तो नहीं मैंने सेनेट में ही करना है, ये मेरा एक्सपीरियंस आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट एंगल से देखेंगे, ये मैं इसी डिफरेंट टर्म्स में देखेंगे। इसी एक्सपीरियंस की बात कर रहा था। मुझे ये बताएं कि चूंकि मैंने सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात कर दी, हम देखते हैं कि भारत ने सार्क को तो सैबोटेज कर दिया। 2016 में पाकिस्तान में सार्क समिट होना थी, वो नहीं हो सकी। हमसायों के हवाले से अब तो सारे ही तंग हो रहे हैं। ये खित्ता कब तक भारत की हेजेमोनिक डिजाइन से सफर करता रहेगा? जो हमारे गलतियां हुई पहली गवर्नमेंटें भी, और जो हालात चले, हम इंडिया की पिच पे खेलते रहे कश्मीर इशू पे, और पिच पे खेलते खेलते और कुछ हमारे नलायक सारी टू से बैक चैनल के लोग, जिनको मैं कभी एक्सपोज करूंगा, वो ये खबर देते रहे कि इंडिया से बात हो गई है, डोवल एंड दे आर ऑल वेरी हैप्पी। और जब ये सेकंड टाइम आएंगे मोदी साहब, तो कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा, बॉर्डर का मसला भी हल हो जाएगा। दैट वाज द टाइम सर जी। मैंने ये किताब लिखी उसके इलेक्शन से पहले, मोदी वॉर डॉक्ट्रिन, और कैटेगोरिकली कहा कि अगर मोदी आ गया तो कश्मीर का मैटर स्क्रैप करेगा और पाकिस्तान के साथ वो बुरा हाल करेगा, इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स। तो आप यू स्टैंड विंडिकेटेड? नहीं, नॉट, मैं तो कोई बोस्ट नहीं करना चाहता या कोई इसका क्रेडिट लेना चाहता हूं। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, और एक छोटा मोटा आप वर्कर समझ लें पार्टी का, मैंने तो एक चीज वादे कर दी उस वक्त, जिस वक्त मैं बात कर रहा था। इवन इमरान खान ने कहा कि अगर मोदी आ गया तो
वाह वाह हमारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसे ही। वो क्यों? इसलिए कि मैंने फिर इसकी तह तक पहुंचा कि क्यों हुआ, इसलिए कि जो लोग उस वक्त, वो कौन थे? अभी मैं उनका नाम नहीं थे, वैसे बहरहाल मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तानी थे, एक गैस के तौर पर पाकिस्तानी थे, कुछ सरसे से भी ताल्लुक था जो सिविल सर्विस होती है, ठीक है, और कुछ ऐसे लोग थे जो हर जगह घुस जाते हैं और उसके बाद मुल्क का माय लास्ट क्वेश्चन उधर से इशारा हो रहा है कि सार्क तो सैबोटेज हो गई, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बड़ी ताकतें चीन और रूस जैसी ताकतें थीं, बड़े एम्बिशन के साथ हम गए थे, लेकिन भारत वहां भी सैबोटेज करने की कोशिश कर रहा है। कभी ये होता है कि हम इस वजह से नहीं आ सकते, कभी उस वजह से नहीं आ सकते। जो जहां पे पाकिस्तान की बेनिफिट का जिक्र आएगा वहां इंडिया हर सूरत कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को सैबोटेज किया जाए। सार्क को उसने रिडंडेंट कर दिया क्योंकि एक मुल्क भी अगर वीटो कर दे तो वो नहीं हो सकता। एक चीज आपको पता कि हम शुरू हुए थे फैट में इंडिया को खींचने के लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इंडिया हैज बीन ड्रैग्ड इनटू इट। उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी, जो मैंने लास्ट खत किया और फिर एक दोस्त से सवाल किया एंड प्रेसिडेंट ऑफ फैट कमिटेड कि इंडिया को हम इस बैट में ला रहे हैं। आपने भी थोड़ी इशारे की बात की तो मैं से लाइटर मूड में मैंने कहा ये भी ना कोई लोग समझे कि इशारा कहां से आ रहा है, नहीं ये कोई पता नहीं इशारा कहां से आ रहा है राजा साहब को, तो मैं पब्लिक को बता दूं ये इशारा इनके कैमरामैन का आ रहा था, क्योंकि इशारा कहीं उन इशारों की तरफ ना चला जाए जिनकी अभी आपने मेरे से बहस की है। तो फॉर गॉड सेक हर चीज में अपनी एजेंसियों का ना धकेलें, इनको वीक ना करें। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं इस वक्त जी जी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये साजिश कौन सी साजिश होगी? ये साजिश ये होगी कि आपके इदारों को कमजोर किया जाएगा, ठीक है, और इस वक्त जो सिस्टम जो भी चल रहा है इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए हर चीज होगी। और उसमें पाकिस्तान की अपोजिशन इन्वॉल्व नहीं है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो फंडिंग आई है और जो लोग कर रहे हैं, जिस अंदाज से वो मूव हो रहा है और जिस तरह मीडिया प्ले कर रहा है और आगे प्ले करेगा, उसमें हमें अपने आंखें और काने खोल कर। अपोजिशन इन्वॉल्व नहीं है तो क्या हुकूमत इन्वॉल्व है? नहीं, ना हुकूमत इन्वॉल्व है। बाहर के एजेंट कौन होते हैं? क्या यादव जो था क्या वो हुकूमत का था? क्या वो यादव अपोजिशन के था? इस तरह के बहुत से यादव इस वक्त फिर रहे हैं सर। अच्छा, अगली देखें आप कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट ईरान ने दिया हुआ था अपना चाबहार जो इंडिया को दिया हुआ था, इंडिया नहीं चाइना को दिया हुआ था, बाद में चाइना से लेके वापस इंडिया को दे दिया। इट्स अ वेरी वेरी हाई कंसर्न, अलार्मिंग सिचुएशन। नंबर 1। सेकेंड अलार्मिंग सिचुएशन आप लिख लीजिएगा, ईरान विल गो क्लोजर टू अमेरिका, एंड इस खिते में अमेरिका की जो नेक्स्ट पॉलिसी है ये वो उसका हिस्सा है। और मेरी इतलात के मुताबिक इजराइल हैज आल्सो एग्रीड टू इट। Israel has also agreed to it. So अब मैं ये देखता हूं कि ये सिचुएशन देख, सुन ले आप, वेस्टर्न बॉर्डर पे इजराइल हमारे पीछे पड़ा हुआ है, उधर अफगानिस्तान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी दी चीफ टेररिस्ट और हमेशा हमारे पीछे होता है। एक चीज जरा नोट कर लें कि सब चीजें जो है ना वो हमारे खिलाफ बिल्टअप हो रही हैं, और वह हमारे न्यूक्लियर। और फैटफ ने भी आपको नहीं निकाला लिस्ट से, क्यों? आपकी इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए। इस वक्त हमारी, इसीलिए मलक साहब जरूरत मैं समझता हूं पाकिस्तान में फौरन फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी चाहिए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू लूज। और इस तरह लड़ना भी नहीं चाहिए, लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, थप्पड़ नहीं मारने चाहिए, जूते नहीं दिखाने चाहिए, अच्छे जूते पहनो, उनको देख खुश हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं होने चाहिए। नादरीन, सेनेटर रहमान मलिक साहब हमारे आज रूबरू थे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बातें उनकी। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। थैंक यू सर।